चलो भाई, एक बार आवाज तो बंद रखो, ये पीछे ये वाला ये बंद कर लो। भाई नमस्कार नमस्कार। ये कर लो इधर से। देखो ऐसा है, अपना राजस्थान इतिहास, कल्चर और स्थापत्य कला, तीन पार्टों में ये कोई हिस्ट्री और कल्चर का एक प्लस स्थापत्य कला और एक पार्ट आता है। अपना इतिहास और कल्चर की ना शुरुआत स्थापत्य कला से करेंगे। स्थापत्य कला का एक टॉपिक आता है अपने, ये दुर्ग। ये कह दो दुर्ग स्थापत्य कला, आपके दुर्ग है, दुर्ग कोई किला कह दो, ये कह दो आपके गढ़ कह दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो दुर्ग स्थापत्य कला से शुरू करेंगे। स्थापत्य कला के अंदर वैसे जनरली पढ़ने को मिलते हैं ना, जो भी इमारत वगैरह बनी हो, चाहे वो मंदिर बना है, मस्जिद बनी है, कोई महल बना है, कोई दुर्ग बना है, ये सभी स्थापत्य कला के अंदर पढ़ी जाती है चीजें अपने। इसमें से दुर्ग से अपन शुरुआत करेंगे स्थापत्य कला की। राजस्थान में जैसे आप इतिहास पढ़ते हो, राजस्थान में कल्चर पढ़ा जाता है राजस्थान का, वैसे ही एक टॉपिक आता है राजस्थान स्थापत्य कला। जिस स्थापत्य कला का जनक कुंभा को कहते हैं। राजस्थान स्थापत्य कला की जो शुरुआत वो दुर्गों से करेंगे अपन। दुर्ग टॉपिक पढ़ेंगे। दुर्ग कहो, किले कहो, सबसे पहले तो ये आती है ना कि दुर्ग है क्या। भाई, दुर्ग है क्या, किसे कहते हैं दुर्ग। तो पहले, सबसे पहले जो दुर्गों का जानकारी देता है ना, वो हमको मनु स्मृति में मनु देता है सबसे पहले। एक व्यक्ति आए थे मनु, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम मनु स्मृति था। और मनु स्मृति ना कानूनों की पुस्तक है वैसे तो। कानूनों की पहली पुस्तक अगर कोई हुई तो मनु स्मृति थी। एक बार तो तुम अपने एक ग्रंथ व्रंथ ना बंद करके रखो। अपने तो किताब खोलनी नहीं, मैं किताब इधर पढ़ा ही रहा हूँ आपको। आपके पास किताब तो होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी देर किताब को आप बंद रखें, ताकि किताब में ध्यान नहीं रहकर यहाँ ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ किताब ही पढ़ाई जा रही है आपको। एक तो मनु आए थे, मनु ने मनु स्मृति के अंदर दुर्गों की जानकारी दी थी। एक दूसरे आए थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहते हैं। विष्णुगुप्त मूल नाम था इनका। और एक आए थे ना आचार्य शुक्र। ये तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले दुर्गों की जानकारी दी। पहली बात ये आती है ना, इन दो लोगों के द्वारा तो ना जानकारी दी गई थी विशेष, बस कि भाई दुर्ग है क्या, कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, ये लोगों को बताने वाले जो थे ना, वो ये तीन व्यक्ति थे। लेकिन उससे पहले आता है ना, तुम तीन चीज पढ़ोगे, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, किले भी दे दिया, यहाँ दुर्ग भी दे दिया। और एक और आता है इनके साथ साथ, एक शब्द आता है गढ़। तो ये है क्या, गढ़ किसे कहते हैं, किला किसे कहते हैं, और दुर्ग किसे कहते हैं। तो पहले तो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये कह सकते हो। और दूसरा, अब आप ये भी कह सकते हो कि तीनों एक ही बात है, चाहे किला कह दो, गढ़ कह दो, दुर्ग कह दो, कोई अंतर नहीं है इनमें। बस अंतर है तो इतना सा है कि ये फोन चलाने वाले होते हैं ना, ये थोड़े ज्यादा है। भाई यार, फोन बंद रहा क्या यार, तो पीछे तेरे तो। एक ये ध्यान रखना ना, किला, गढ़ और दुर्ग, कोई अंतर नहीं है तीनों में, सिर्फ सुविधाओं का अंतर है। जिसमें सबसे कम सुविधा है वो किला कहलाता है, जिसमें थोड़ी ज्यादा सुविधा है वो आपके दुर्ग कहलाता है, जो सर्व सुविधा युक्त हो ना, वो गढ़ कहलाता है। ये तो आपके इनके डेफिनेशन, जैसे इंग्लिश के तीन वर्ड आते हैं ना, वो गुड, बेटर और बेस्ट, उनसे तुलना कर सकते हो। किले, दुर्ग और गढ़। जो सर्व सुविधा युक्त है वो गढ़ कहलाता है, थोड़ी कम सुविधाएं हैं वो दुर्ग कहलाता है, जिसमें सबसे कम सुविधाएं होती हैं वो किला कहलाता है आपके। तो इनमें तो कोई ज्यादा अंतर, ऐसा कोई प्रश्न अपने से कभी पूछता नहीं है। बस अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई दुर्ग क्या है, गढ़ क्या है और किला क्या है। दुर्ग तो होते हैं जिसमें सबसे कम सुविधा है, गढ़ यानी कि आपके एक हो कि किला होगा जिसमें सबसे कम सुविधा है, और दुर्ग होगा जिसमें थोड़ी ज्यादा सुविधा, किले से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। और जिसमें सबसे ये सबसे ज्यादा सुविधा या सर्व सुविधा युक्त होगा वो गढ़ कहलाएगा आपके। जैसे हम कहते हैं चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, तो वो सर्व सुविधा युक्त, सभी सुविधाएं उनके अंदर मिलती थी। अब ये किले और दुर्ग जो बनवाए जाते थे, वो पहले राजाओं के द्वारा ना कई उद्देश्य से बनवाए जाते थे। कोई तो अपना राजकोष रखवाने के लिए किलों का निर्माण करवा रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो सुरक्षा की दृष्टि से किलों का निर्माण करवा रहा है, किसी ने अपने रेजिडेंस के लिए या कोई निजी निवास के लिए किलों का निर्माण करवाया कई जगह। ये अलग अलग उद्देश्य से निर्माण करवाया जाता है, ऐसा नहीं कि एक उद्देश्य, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य होता था ना किले निर्माण का या दुर्ग निर्माण का, गढ़ निर्माण का, वो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था सुरक्षा। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग और किलों का निर्माण करवाया जाता था आपके। और दुर्ग और किलों का जो निर्माण करवाया जाता था, ये कई व्यक्तियों, जैसे देखो कौटिल्य आता है जिसको चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था अर्थशास्त्र।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर ना एक सप्तांग सिद्धांत दिया था राज्य का, और राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, उस सप्तांग सिद्धांत में राज्य के कुल 7 अंग बताए हैं, और 7 अंगों में से एक अंग उसने बताया है कि भाई दुर्ग है। अब दुर्ग की जो तुलनाएं की ना कौटिल्य ने, वो बताया कि दुर्ग राज्य के अंदर वो कार्य करते हैं जो मनुष्य के हाथ करते हैं। जैसे हमारे हाथ जो कार्य करते हैं, हाथ नहीं है तो मनुष्य मतलब एक तरह से ये कहो कि बेकार जीवन। उसी तरह से जिस राज्य में दुर्ग नहीं है ना, वो राज्य नहीं, मतलब हाथ का कार्य करता है, समझो कि उसके हाथ ही नहीं राज्य के अंदर। इसने हाथों की संज्ञा दी थी दुर्ग को आपके, कौटिल्य ने। वैसे अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बातें बताई हैं। पहले दिमाग में अपने ये होना चाहिए कि भाई 3 होते हैं, एक तो किला, दुर्ग और गढ़। ये तो तुम्हारे क्लियर है कि भाई तीनों है तो एक ही चीज है, बस सुविधाओं का अंतर है आपके। और दूसरा आता है कि भाई दुर्गों की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो हमें दुर्गों की जानकारी देता है मनु, कौटिल्य और शुक्र। 3 व्यक्ति हैं जो दुर्गों की जानकारी देते हैं। इनमें से भी मनु आता है जिसने मनु स्मृति लिखी थी। मनु स्मृति लिखी गई थी मनु के द्वारा। वैसे मैं आपको बताऊं, जब अपन आगे चलकर इतिहास पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी अक्सर आता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वंशों के अंदर पढ़ते हैं। कोई किसी को चंद्रवंशी कहता है, कोई इंद्र का वंशज बता देता है, कोई सूर्यवंशी कह देता है। तो ये मनु है ना, ये सूर्य का पुत्र हुआ करता था। सूर्य है, इसका विवाह बताते हैं संज्ञा के साथ हुआ था। और सूर्य और संज्ञा का विवाह परिणाम स्वरूप ना एक इसके पुत्र हुआ जिसको मनु नाम दिया गया था, और एक इसकी पुत्री हुई थी जिसको इला नाम दिया गया था। तो जो इला इसकी पुत्री थी ना, उसका विवाह तो चंद्रमा के साथ हुआ। और इसका पुत्र ये मनु था ना, ये अयोध्या का पहला शासक बना था। अयोध्या जो अपन पढ़ते हैं ना, अयोध्या का पहला शासक ही मनु था। मनु के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था मनु स्मृति, जो कि हमारे यहाँ कानूनों की पहली पुस्तक थी। मनु स्मृति है वो कानूनों की पहली पुस्तक है, जो मनु स्मृति मनु के द्वारा रचित है। इसी मनु स्मृति में मनु के द्वारा दुर्गों के 6 प्रकार बताए गए थे। इसने बताया कि दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दुर्ग है वो सुरक्षा की दृष्टि से बनवाए जाते थे। दुर्ग बनवाने का उद्देश्य था राज्य की सुरक्षा। अभी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से, हम ये कहेंगे कि भाई उद्देश्य अलग अलग होते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन आगे चल के पढ़ेंगे, एक जयगढ़ का किला बना हुआ है जयपुर के अंदर, मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। उस जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था जयपुर के राजकोष को रखने के लिए। तो उद्देश्य अलग अलग, रेजिडेंस के लिए भी करवाते थे, ये को सुरक्षा की दृष्टि से भी करवाते थे, कई राजकोष रखने के लिए भी करवाते थे। अपने कोई इकोनॉमिक स्थिति को थोड़ा सेट रखे कि भाई यहाँ लोगों को रेजिडेंस के लिए भी, हमारे जो राज्य के लोग हैं आपातकालीन स्थिति में यहाँ रह सके, कोई पशुपालन भी उसके अंदर कर सके। तो ऐसे दुर्गों का निर्माण भी हुआ है। उद्देश्य तो सबके देखो अलग अलग रहे थे। लेकिन यहाँ पे पूछे ना कि भाई हमें दुर्गों के बारे में किस किस के द्वारा बताया गया, तो दुर्गों के बारे में सबसे पहले मनु ने बताया ना, उसके बाद कौटिल्य ने बताया, और कौटिल्य के बाद में आचार्य शुक्र ने बताया था। अभी मनु तो इतना ही कहता है कि दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं। बाद में कौटिल्य आता है, अर्थशास्त्र लिखता है, और अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से। ये ध्यान रखना, पूछा हुआ प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे, तो राजनीति से। उस अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य कहता है कि दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। और इधर से ना आचार्य शुक्र, जो कि शुक्र नीति के अंदर कहता है कि दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। ये तो दुर्गों के प्रकार बताए ना अलग अलग। अपने दिमाग में पटक के रखना कि भाई शुक्र के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते, तो 9 प्रकार के। मनु के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते, तो 6 प्रकार के। और जब पूछे कि कौटिल्य या चाणक्य के अनुसार या विष्णुगुप्त के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि देखो कौटिल्य है ना, इसी को कहते हैं चाणक्य, इसी को कहते हैं विष्णुगुप्त। आपके मूल नाम विष्णुगुप्त था इनका। तो आपने से किसी भी तरह से पूछे, चाहे विष्णुगुप्त से पूछे, कौटिल्य से पूछे, चाणक्य से, तो इन्होंने बताया कि दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। और इनके दुर्गों के 4 प्रकार अक्सर पूछे भी जाते हैं। एक तो इन्होंने बताया गिरि दुर्ग होते हैं, इन्होंने बताया कि ओदक दुर्ग भी होते हैं, इन्होंने बताया धानवन दुर्ग, और एक बताया कि वन दुर्ग होते हैं। ये 4 दुर्ग होते हैं कौटिल्य के अनुसार। इसके अनुसार जो दुर्ग बताए गए थे ना, उन दुर्गों में भूमि दुर्ग भी आते हैं। एक दुर्ग आता है भूमि दुर्ग, मनु के अनुसार आता है वो। बाकी तो सभी इसके जैसे सेम बताए इसने भी, लेकिन भूमि दुर्ग का उल्लेख मिलता है तो मनु स्मृति में मिलता है। अब भूमि दुर्ग मिलता है ना उल्लेख में, आपको अभी आगे चलकर तो इसमें अपन कम चर्चाएं करें। हम भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में भूमि दुर्ग है ना, इसी को कहते हैं स्थल दुर्ग। और एकमात्र दुर्ग है स्थल दुर्ग का उदाहरण चौमू का किला। चौमू का जो किला है ना, इस चौमू के किले को चौमुआगढ़ भी कहते हैं, धाराधारगढ़ भी कहते हैं, और रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। चर्चाएं जब अपन दुर्ग पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे इसकी। राजस्थान में चौमू का किला है ना, स्थल दुर्ग का एग्जाम्पल है।
स्थल दुर्ग वो होते हैं जो सामान्यतः ईंटों से निर्मित हो और ये को धरातल पर बने हुए हों, ना पहाड़ियों पर बने, ना उत्खात स्थलाकृति में बने हुए हों, आपके सामान्य धरातल पर बने हुए हों, वो स्थल दुर्ग कहलाते हैं आपके। और राजस्थान में स्थल दुर्ग का एक ही एग्जाम्पल है ना, चौमुआगढ़ आपके। तो स्थल दुर्ग का जो उल्लेख देखा जाता है वो मनु देता है। कौटिल्य 4 प्रकार के बताता है, चारों प्रकारों में कौटिल्य का पहला गिरि दुर्ग है, ओदक दुर्ग है, दानवन दुर्ग है और वन दुर्ग है। ये कहते हैं कौटिल्य कि गिरि दुर्ग है ना, ये सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है कौटिल्य के अनुसार। ये सबसे अच्छा कौन सा होता है? वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप चूंकि इतिहास का ही एक पार्ट है ये भी, इतिहासकार क्या करते हैं ना, इतिहासकार क्या सामान्य आप इंसान की प्रवृत्ति है ये, कि सोचने का ढंग और तरीका सबका अलग अलग होता है। भाई किसी की नज़र में कोई चीज़ बेस्ट होती है, किसी की नज़र में कोई बेस्ट होती है। ऐसे ये जो दुर्गों के बारे में बताने वाले थे ना, इन व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दुर्गों को बेस्ट माना है। जैसे अपन ये दुर्गों की श्रेणियां पढ़ रहे हैं कि भाई कौटिल्य ने श्रेणियां बताई 4, जैसे एक तो उदक दुर्ग बता दिया, एक वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और एक धानवन दुर्ग। अभी इन चारों दुर्गों में से ना कौन सा दुर्ग है जो इसने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था? तो इसके अनुसार गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, ठीक है ना। इधर से पूछे कि मनु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, तो जल दुर्ग, यानी कि जो उदक दुर्ग है ना उनको मनु सर्वश्रेष्ठ मानता है। और आगे चलकर अपना आचार्य शुक्र पढ़ेंगे। आचार्य शुक्र ने 9 श्रेणियां बताई, इसकी 9 की 9 श्रेणियां पढ़नी है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है इससे। इनसे जो प्रश्न पूछेगा ना, आप लोगों से इतना ही पूछेगा, मनु ने कितने प्रकार बताए दुर्गों के, तो 6 बताए थे। कौटिल्य ने कितने बताए, तो 4 बताए थे। पूछेगा शुक्र के अनुसार कितने, तो। और सामान्य पूछता है ना आपसे, किसी का भी नाम नहीं देगी, दुर्गों की कितनी श्रेणियां होती हैं, तो शुक्र के अनुसार 9 श्रेणियां होती हैं। अगर 9 ऑप्शन में नहीं है तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना अपने को, समझ रहे हो। जहां किसी का भी नाम नहीं ले तो शुक्र नीति, क्योंकि शुक्र नीति ही सर्वमान्य है आपके। शुक्र नीति में जो 9 प्रकार बताए गए श्रेणी के, वही माने जाते हैं आपके। तो 9 प्रकार इसने बताए, 9 प्रकारों में इसने बताया गया एक प्रकार आता है दुर्गों का सैन्य। ये सैन्य से जो दुर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताए इसने। अभी सभी श्रेणियां ऐसे तुम ना मुर्गे की तरह मत देखो, तुमको एक एक श्रेणी बताऊंगा सब। सही बात तो ये है ना, एक एक श्रेणी बताएंगे तो सब समझ आएगा अभी कि भाई कौन कौन सी श्रेणियां होती है। अभी तो सामान्य इतना पढ़ रहे भाई किस किसने प्रकार बताए और अपने अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ किसे बताया। तो यहाँ कौटिल्य बताते हैं गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ, यानी कि कौटिल्य के अनुसार गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। इधर से मनु के अनुसार ना जल दुर्ग, एक ओदक दुर्ग, जल दुर्ग को कहते हैं। जल दुर्ग जो होते हैं उनको ओदक दुर्ग भी कहते हैं। कौटिल्य ये आपके मनु के अनुसार जल दुर्ग या ओदक दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है, कौटिल्य के अनुसार गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। और इधर से ना आचार्य शुक्र के अनुसार सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। मनु था कौन, तो सूर्य और संज्ञा का विवाह, संज्ञा और सूर्य का ही पुत्र हुआ करता था मनु, जो कि अयोध्या का पहला शासक था। क्योंकि आगे चलकर ना मनु के वंशज आए, जिनमें हम पढ़ते हैं एक शासक आया पृथु, जिसके नाम पर पृथ्वी नाम पड़ा। एक सगर आया जिसके नाम पर सागर पड़ा। एक रघु आया जिसके नाम पर यह वंश रघुकुल वंश कहलाया था आपके, रघुकुल कहलाया आपके। और इन्हीं के वंशज मानते हैं ना जयपुर वाले, अपन पढ़ते भी, वो अपने आप को रघुवंशी कहते हैं, कछुआ वंश के शासक। तो वो कहते हैं कि हम इनके आगे चलकर भगवान राम हुए, इन्हीं के वंशज थे वो, मनु के। और मनु की मनुस्मृति है ना, इससे ये भी ध्यान रखना कि भारत का पहला कानूनों की पहली पुस्तक कौन सी थी, तो मनुस्मृति थी, जिसमें कानूनों के बारे में बताया गया। यहाँ तक तो तुम्हें कोई समस्या हो तो बताओ। अरे अभी तक दिमाग में पड़ा कि दुर्ग 3 प्रकार, देखो दुर्ग जो कहते हैं अपन, दुर्ग कह दो, गढ़ कह दो, किले कह दो, कोई अंतर नहीं। 3 वर्ड आते हैं इंग्लिश के, गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक, उनसे तुलनाएं कर सकते हो आप। जिसमें सबसे ज्यादा सुविधाएं हो वो क्या कहलाता है, जिसमें थोड़ी कम सुविधाएं हो। भाई आपको हो सकता है, मैं क्या है, वास्तव में शकल से दिखता हूँ बगड़ा टाइप का आदमी, पर ऐसा ना हूँ नहीं। आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, और आपको ऐसा लगता है कि लिखना है ना, मैं समझ दूंगा। आप साथ के साथ चेपने में मत लगे रहो। कार्रवाई करते हो ना कि पता नहीं ना अगला आदमी बताए ना बताए, अपना कार्रवाई कर लेते हैं, याद तो पीछे करते रहेंगे, यहाँ से लिख के लेके चलते हैं। लिखना क्या, किताब में सारी चीज़ें लिखी है अपनी, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फिर भी कुछ आपको ऐसा नोट करना है तो बाद में करते रहना। ये ग्रंथ तो बंद ही रखा करो भाई, बंद रखो इनको आराम से। एक तो मनुस्मृति में, मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए, 6 प्रकार के। और सर्वश्रेष्ठ किसे माना, दूसरा कौटिल्य था या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र में दुर्गों के कितने प्रकार, 4 प्रकार। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, और चारों प्रकार कौन कौन से, पहला
दूसरा अपने हिसाब से कर दे तो कार्रवाई तो तुम। अरे 4 प्रकार होते ना, पहला गिरी है, ओदक है, दानवन है और वन है। इधर से ना शुक्र नीतिम दुर्गों के कितने प्रकार हैं, और 9 प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सैन्य दुर्ग। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। कानूनों की पहली पुस्तक कौन सी है, कौन सी, और मनु कहाँ का पहला शासक था, ये तो पूछना नहीं रहे। ठीक है, ये पूछे अपने से पूछेगा स्थल दुर्ग का उदाहरण राजस्थान में कौन सा है, कौन सा, चौमुआगढ़ का एक दूसरा नाम है धाराधारगढ़, उसी को कहते हैं रघुनाथगढ़। चौमू में स्थित है, इधर पास में नजदीकी। तो स्थल दुर्ग का एकमात्र एग्जाम्पल कह दो अपने, स्थल बटनिर धानवन दुर्ग का उदाहरण। हाँ भाई बताओ, जमीन का क्या कह रहे हैं, हाँ धानवन दुर्ग है, पारिक दुर्ग में आता है सेकंड टाइम। बताओ और, आप बता भैया। नहीं स्थल दुर्ग के अंदर नहीं है, राता घाटी एक घाटी का नाम है, उसमें बना हुआ है वो। मैंने बोला ना कि स्थल पर बना हुआ दुर्ग, या तो दुर्ग पहाड़ियों को पूर्व ऊंचाई वाले भागों में बने हुए हैं लगभग, इसके कारण नहीं आते। और बताओ अभी ना, एक चीज और बताता हूँ आपको, आप ना थोड़ा सा इतिहासकार जरूर नहीं बने ना खुद, क्योंकि अपने अनुसार ना इतिहास की कोई चीज चेंज होने वाली नहीं है। हम सोचे ना कि भाई बटनेर को हम लाएं स्थल पे, नहीं आएगा रे भाई, वो वहीं रहेगा जहाँ था। ठीक है, और हम सोचे ना कि सोनारगढ़ वाला कौन सा पूछ रहा, बीकानेर वाला, रे बीकानेर को उतार लेते हैं वहां से, नहीं उतरेगा, वो उधर ही रहेगा जहाँ है। अब तो इतना पर्सन सही आ जाए तो उसको सही करके आए, इतना ध्यान रखना। अपने अनुसार चेंज करेंगे ना तो फिर तुम ज्यादा कंफ्यूज रहोगे कि यार इधर से ना बटनेर वाला। अभी तुम एक बात बताओ, रे बटनेर का किला है, इतिहासकार उसको लिख रहे हैं, तो उसको हम कैसे नीचे लेके आ सकते हैं। हाँ दोनों का अंतर देख के आना है तुम लोगों को, तो खुद जाके देख के आओ कि भाई अंतर क्या दोनों में। नहीं क्या, देख के उसको आया, इधर से चोमू वाले में गया, फिर वहां जाके आना, तो फिर बताना मेरे को। हाँ, फिर देखना कि अंतर के वो वास्तव में ऊंचाई वाले स्थान पर है कि नहीं है। एक होता है ना, अपन धरातल की बात कर रहे हैं, एक धरातल से ऊपर। आप जूनागढ़ गए हो, क्या जूनागढ़ जमीन पे बना हुआ था कि नीचे, जैसे अपने ये मकान बने होते हैं, बना था कैसे, इधर जाना चोमू ऐसे ही बना हुआ है। भरतपुर वाला पारीख दुर्ग का उदाहरण है, मिट्टी से निर्मित है, वो भी सामान्य से ऊपर उठा हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ना, जैसे एक चीज और बताता हूँ, हाँ स्थल दुर्ग में भरतपुर को ले सकते हो आप, डीग वाला है ना वो भी स्थल दुर्ग में आ जाए, लेकिन उसको अगर स्थल दुर्ग में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो पारीख दुर्ग का उदाहरण है। जो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल होते हैं ना वो उसमें रखे जाते हैं आपके। ये बाकी आप ये कह सकते हो कि डीग वाला है ना, वो है नीचे समतल बना हुआ है, जैसे निकलते हैं डीग का दुर्ग, चारों ओर से खाई है उसके। लेकिन ये बटनेर वाला और ये इधर से जूनागढ़ वाले नहीं है। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ना, ऐसे मुद्दों को तो आप उठाए मत करो क्लास में। तो थोड़े से जो इतिहासकार है ना वो अपने बहना, एक अपनी ना थोड़े से पुस्तकों को थोड़ा सा बंद रखा करो, इतिहासकार तो। बाकी डाउट क्लियर कर लिया करो अच्छे वाले, ऐसे डाउटों को तो क्या ही का डाउट, ये कोई डाउट थोड़े होते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं, और शुक्र के अनुसार कितने, और मनु के अनुसार, मनु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, कौन सा, बोलो रे सब। अगर समझ ना हो ना तो बता दो, और बोलते हुए तो कोई ऐसा ना कोई बगैर बोले मिले, और पड़ोसी के आड़ में जयकारा भी ना लगाना। ये पड़ोसी बोल रहे ठीक है चल रही है काम। मनुस्मृति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, और है मनुस्मृति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, जल दुर्ग या उदक दुर्ग, और कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गिरि दुर्ग। और एक पूछे कि शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ, एक जो कौटिल्य था इसने दुर्गों के कितने प्रकार बताए, 4 हैं, जिसमें से गिरी है, वन है, ओदक है और दानवन है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उसके अनुसार गिरी दुर्ग आपके। अभी ना एक दुर्ग, 9 प्रकार जो बताए हैं दुर्गों के, इन 9 प्रकारों में ना एक बार तो तसल्ली से 9 प्रकारों को अपन ऐसे पढ़ोगे भाई है कौन कौन से। एक तो इसने बताया ना एरण दुर्ग होता है, एक दुर्ग होता है ना आपके एरण के अलावा वन दुर्ग होता है, एक होता है गिरी, एक होता है उदक,
और इधर से एक होता है दानवन, एक होता है पारिक, और एक होता है पारिद। सैन्य दुर्ग होता है और सहाय दुर्ग होता है। ये दुर्गों की श्रेणी है। इधर इधर बहुत बहुत जगह है भैया। एक तो देखो एरण दुर्ग है, वन दुर्ग है, गिरि दुर्ग, उदक, दानवन, पारिक, पारिद, सैन्य और सहाय। ये कुल श्रेणियां 9 बताई शुक्र नीति, यानी कि आचार्य शुक्र के द्वारा 9 प्रकार बताए। इनमें से आचार्य शुक्र कहते हैं कि ये जो वाला दुर्ग है ना सैन्य, ये सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है मेरी नजर में, तो मैं इसको सबसे अच्छा मानता हूँ और मानना भी चाहिए। क्योंकि सैन्य दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिनमें सैनिक सहायता के लिए रहते हो, और इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत में जो दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई उनमें ये भी कहते हैं कि दुर्ग जो बनाए जाते थे वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, और जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाएंगे उनमें सुरक्षा के लिए सैनिक हमेशा दुर्गों के अंदर रहेंगे, और जिन दुर्गों में सैनिक हमेशा सुरक्षा के लिए रहते थे ना वो सैन्य दुर्ग कहलाते थे। राजस्थान में सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग के उदाहरण है। सभी दुर्गों के अंदर सैन्य ये को सैनिक सहायता के लिए रहा करते थे। तो जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग बताया है वो सभी दुर्ग इस श्रेणी के अंदर आते हैं। कोई ऐसा आपसे डायरेक्ट पूछेगा भी नहीं कि सैन्य दुर्ग का एग्जाम्पल दीजिए कौन सा है, क्योंकि सभी दुर्ग आते हैं तो पूछने का कोई काम ही नहीं है। अपने को इतना पता होना चाहिए कि सैन्य दुर्ग कौन से होते हैं जिनमें सैनिक सहायता के लिए रहते हो। जिन दुर्गों के अंदर सैनिक रहते हैं ना वो सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। एक आता है सहाय दुर्ग, जिसमें दीन बंधु सहायता के लिए रहते हो, जैसे कि सामान्य लोग सहायता के लिए आते हो। तो दीन बंधु वाला तो राजस्थान में कोई है ही नहीं। सब में सैनिक ही रहा करते थे ना, राजस्थान में ऐसी कोई श्रेणी है ही नहीं। 8 ही श्रेणी पाई जाती है, ध्यान रखना राजस्थान के अंदर। सहाय दुर्ग के एग्जाम्पल राजस्थान में कोई नहीं है। एक तो सैन्य है और एक सहाय है। तो सैन्य दुर्ग जिसमें सैनिक सहायता के लिए रहेंगे, और सहाय दुर्ग जिसमें दीनबंधु सहायता के लिए रहते हैं। सहाय दुर्ग का कोई एग्जाम्पल राजस्थान के अंदर है ही नहीं दुर्गों में आपके 9 श्रेणियों में से। सैन्य श्रेणी दिमाग में पड़ेगा सारे भाई, जिसमें सैनिक रहते हैं वो सैन्य दुर्ग, और जिसमें दीनबंधु रहते हैं वो सहाय दुर्ग। और सहाय दुर्ग राजस्थान में कोई है नहीं। सैन्य दुर्ग है वो सभी दुर्ग है, लेकिन सैन्य दुर्गों में सबसे बड़े दुर्ग पूछे चित्तौड़ का आ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग वही था। सैन्य दुर्ग में सर्वश्रेष्ठ भी पूछ ले, सर्वश्रेष्ठ तो पूछेगा ही नहीं, ये पूछेगा कि सबसे बड़ा दुर्ग सैन्य में कौन सा था, तो चित्तौड़ कह सकते हो आप। दूसरा एक आता है ना पारिद, और एक आता है पारिक। 2 दुर्ग हैं। पारिक दुर्ग होता है, एक पारिद होता है। और एक दुर्ग तो वो होता है जिसके चारों ओर परिधि हो, जिसके चारों ओर हो परकोटा। परकोटा परिधि को ही कहते हैं। एक कह दो कि एक दुर्ग वो जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे भरतपुर का दुर्ग बना हुआ है, लोहागढ़, टीक का किला बना हुआ है। इन दोनों दुर्गों में आप जाओगे देखोगे कि वो जो भरतपुर दुर्ग के चारों ओर जो खाई बनी हुई है, उस खाई में सुजान गंगा नहर का पानी आता है। एक नहर लाई गई है सुजान गंगा, सुजान गंगा नहर का पानी आता है उस पारिक ये कह दो भरतपुर दुर्ग जो है उसके चारों ओर। तो एक तो पारिक दुर्ग है, एक पारिद दुर्ग है। ये कोई मैटर सबको पता है इस चीज का। सब लोग आप में से भी जानते हैं कि भाई पारिद कौन सा होता है और पारिक कौन सा होता है। सबको पता है पारिक दुर्ग वो है जिसके चारों ओर खाई हो, और पारिद दुर्ग वो है जिसके चारों ओर परिधि हो। बात यह आती है ना कि जब अपने से पूछता है ना तो पता नहीं ना क्यों पैर थरथराते हैं लोगों के। रब अभी पारिक वाला इधर चला गया और पारिद वाला इधर आ गया, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। इतना तो सबको पता होता है कि एक तो वो दुर्ग होता है, इन दोनों दुर्गों के बारे में सबको पता होता है, एक पारिद होता है एक पारिक होता है। और ये भी पता होता है कि इनमें से एक तो है ना जिसके चारों ओर परकोटा हो, मतलब इसके चारों ओर दीवार हो, और एक वो जिसके चारों ओर खाई हो, पर ये पता नहीं ना होता कौन कौन सा है। बात यही आती है, बस वो चीज आपके क्लियर रहे। एक तो ध्यान रखना ना, देखो एक दुर्ग जिसके चारों ओर क्या रहेगी, खाई, और एक वो दुर्ग जिसके चारों ओर क्या रहेगी, परिधि। तो ध्यान रखना, देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, दय। दय को तो दय से जोड़ कर रखो बस, और ये नहीं जुड़े ना तो इस वाले को खे से जोड़ कर रखो। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो वो तो पारिक दुर्ग कहलाते हैं, और जिसके चारों ओर परिधि हो वो पारिद दुर्ग कहलाते हैं, यानी कि परकोटा हो वो पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इधर से दानवन दुर्ग है, इसको मरुस्थलीय दुर्ग भी कहते हैं। दानवन दुर्ग है, मरुस्थलीय दुर्ग कहते हैं इनको, वो जो दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित होते हैं, जो दुर्ग मरुस्थल में स्थित होते हैं वो दानवन दुर्ग कहलाते हैं आपके। दानवन या मरुस्थलीय दुर्ग दोनों में से किसी भी तरीके से प्रश्न पूछता है, एग्जाम्पल भी पूछता है, सबके बताएंगे एग्जाम्पल आपको। तो ध्यान रखना कि पारिक दुर्ग कौन से होंगे, जो खाई हो।
पारित दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो वो पारित। अजीब आदमी हो तुम भाई, गजब। तुमको बताया ना कि खे को खे से पारिक मतलब खाई रहेगी, पारिद मतलब परिधि रहेगी। और इधर से दानवन गए तो मरुस्थलीय दुर्ग, जो दुर्ग मरुस्थल में स्थित होते हैं वो दानवन दुर्ग कहलाते हैं। और इधर से आता है ना ये उदक दुर्ग, इसी को कहते हैं ना जल दुर्ग। उदक दुर्ग का ही दूसरा नाम है जल दुर्ग। उदक या जल दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिनके दो या तीन ओर से जो जल से घिरे हुए हो। दो या तीन ओर से जल से घिरे हुए जो दुर्ग होंगे वो उदक या जल दुर्ग कहलाते हैं। अपने दिमाग में पहली बात तो ये आनी चाहिए ना, होते कौन से अलग बात है, लेकिन ये उदक कौन से दुर्ग है तो उदक जल दुर्ग को ही कहते हैं। अब आता है कि जल दुर्ग किसे कहते हैं, तो जो दो या तीन ओर से जल से घिरे हुए हो ना, वो जहाँ आपके जल दुर्ग कहलाते हैं या उदक दुर्ग कहलाते हैं। राजस्थान में तीन ही है, झालावाड़ है, कागरोन दुर्ग, एक दूसरा आता है ना भैंसरोडगढ़ का किला, और तीसरा आता है शेरगढ़ का किला। है भाई। अच्छा, जल महल नहीं आते हैं यार, मैं ना दुर्ग पढ़ा रहा हूँ ना अभी। अब यहाँ हो सकता है ना आज कोई मामला बन गया तो कल से आना बंद कर देना, इसलिए थोड़ा सा आज आज आपको बकस देते हैं इस चीज में। मतलब बकसता नहीं ना, इस जैसा मेरे को कोई प्रश्न पूछता मैं जवाब वैसा ही देता हूँ, आपको बताऊं। ठीक है, तो अपन अभी दुर्ग की बात कर रहे हैं, जल की कर नहीं रहे, ध्यान रखना। जिस टॉपिक की बात चले ना, जब जल की बात चलेगी तो जल महल भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, फुहारों की नगरी बताएंगे। अभी दुर्ग की बात कर रहे हैं भैया, तो दुर्ग पर है। दुर्ग छोड़ जाओगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। भाई दुर्ग हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से बताए जाते थे, आप दुर्गों पे बने रहो, इधर उधर जाने की कोशिश मत करो। तो अभी दुर्ग जो दो या तीन ओर से जल से घिरे हुए होंगे वो उदक या जल कहलाएंगे, उदक या जल दुर्ग कहलाएंगे। क्या हुआ भाई, कोई कलेश तो ना है ना? बता देना इसको, कोई परेशानी आए तो। इधर से ना ये गिरी दुर्ग है, गिरी कहते पहाड़ी दुर्ग को। गिरी दुर्ग है जो पहाड़ियों पर बने हो। वन दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरे हुए हो, ये तो नाम से भी प्रतीत होते। एक आता है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग होते हैं जिसके रास्ते कंटीले और पथरीले हो। कंटीले वो पथरीले रास्ते जिसके हो ना, वो एरण दुर्ग कहलाते हैं। ये तो आपके 9 प्रकार बताए ना दुर्गों के, कि 9 श्रेणियां हैं दुर्गों की। ऐसे मुर्गे की तरह क्यों देख रहे हो रे यार, कुछ चीज समझ नहीं आई क्या आप लोगों को? आई क्या? तो दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं मनु के अनुसार? कितनी? अभी तो 9 तो तुम खुद ही बना रहे हो, मनु के छोटे भाई बन रहे हो, कोई छोटी बहन बन रही है इधर से। अरे मनु ने तो ना 6 प्रकार के दुर्ग बताए, और कौटिल्य ने 4 प्रकार के। और शुक्र नीति में कितने? शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? और कौटिल्य के अनुसार कौन सा? और मनु के अनुसार कौन सा दुर्ग है? मनु ने दुर्गों के कितने प्रकार? कितने? इसीलिए कह रहा था लिखो मत, पढ़ने पे ध्यान दो। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे ना परिणाम तो तुम तुरंत ही देते हो, सेकंड ही नहीं लगाते परिणाम आने में आपके। तो ये परिणाम इसीलिए आते हैं। आप लोग ना मान लिया करो कि लिखना है ही नहीं, लिखना हो तो वो समझ देंगे, या फिर मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अभी ध्यान रखो कि 3 व्यक्ति जिन्होंने दुर्गों के बारे में बताए, मनु है, कौटिल्य है और शुक्र है। मनु के अनुसार दुर्ग 6 प्रकार के, कौटिल्य के अनुसार 4, और शुक्र के अनुसार 9। मनु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जल दुर्ग, जबकि कौटिल्य के अनुसार गिरि दुर्ग। और यहाँ पूछे कि भाई शुक्र के अनुसार सैन्य दुर्ग। कितने प्रकार बताए इन्होंने? और अपने को किसी का भी नाम नहीं देना, और पूछे कि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होता है, तो गिरि दुर्ग। नहीं नहीं नहीं, किसी भी दुर्ग के बारे में पूछे ना, ध्यान रखना हमेशा जो दुर्ग है पहाड़ियों के ऊपर स्थित होते हैं। लगभग दुर्ग है ना पहाड़ियों के ऊपर बने हुए हैं। राजस्थान के ले लो चाहे भारत में देख लो, लगभग दुर्ग पहाड़ियों के ऊपर बने होते हैं। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग पूछे ना, सैनिक तो रहेंगे ही भाई दुर्ग बना रहे हैं तो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है ना वो आपके गिरि दुर्ग होता है। दुर्गों की अगर श्रेष्ठ श्रेणी पूछी जाए तो गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होता है, जबकि सैन्य दुर्ग को शुक्र मानता है। जब आपको गिरि दुर्ग ऑप्शन में नहीं है ना, तो सैन्य बता सकते हो। आपने से सामान्य से कोई भी प्रश्न पूछे आप लोगों से कि भाई सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होता है, तो वो गिरि दुर्ग होता है। जबकि अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार पूछे तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग श्रेणियों को अपना सर्वश्रेष्ठ माना है। ये तो दुर्गों की श्रेणियां थी आपके।
जो 9 प्रकार बताए। अभी मैं आपसे कहूं कि वो दुर्ग जिनके रास्ते कंटीले और पथरीले होते हैं, कौन से? कौन से दुर्ग? एरण दुर्ग होते हैं। जो वनों से घिरे हुए हों, कौन से? जो मरुस्थल में स्थित हो, मरुस्थल में स्थित कौन से? दानवन। और पूछे कि जो जल से घिरे हुए हो, 2 या 3 और से? जल दुर्ग। जो जिसके चारों ओर खाई हो वो, और जिसके चारों ओर परिधि हो, कौन सा? पारिद। एक पूछे पहाड़ी पे स्थित दुर्ग जिसमें सैनिक रहते हैं, वो सैन्य जिसमें दीन बंधु सहायता के लिए रहे, राजस्थान में है क्या साय? एक ध्यान रखना, इनमें से कोई दुर्ग में ना किसी भी श्रेणी में 2 2 बार आ सकता है। जरूरी नहीं एक श्रेणी में 1 बार आ गया, लेकिन क्या सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि गिरी दुर्ग पहाड़ी पे तो लगभग है, तो सीधी सी बात है वन में भी स्थित हो सकते हैं, एरण भी हो सकते हैं, ठीक है, पारिक भी हो सकते हैं, पारिद भी हो सकते हैं। पहाड़ियों में गिरी दुर्ग है, वो पारिद दुर्ग भी हो सकते हैं आपके। वैसे सब सभी श्रेणियों में लगभग आता है आपके। 1 2 श्रेणियों में, सर्व सबसे ज्यादा श्रेणियों में आने वाला कोई दुर्ग है ना, तो चित्तौड़ का किला। अपन पढ़ेंगे चित्तौड़ का दुर्ग, वो सबसे ज्यादा श्रेणियों में आता है। और वैसे तो श्रेणियों में इस तरह के कोई प्रश्न बनते नहीं, नहीं छोटे मोटे प्रश्न, कोई लेवल के प्रश्न नहीं कि सभी श्रेणियों में कौन सा दुर्ग आता है, ऐसा कभी नहीं पूछा आज तक। शायद पहले भी नहीं पूछे ना, आगे भी अपने पहले नहीं पूछा तो आगे भी नहीं पूछेगा। अभी तो इतना पता रहे कि भाई दुर्ग कौन कौन से होते हैं, कितने ही प्रकार के होते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी आता है कि ये दुर्गों में उदाहरण कौन कौन से हैं। दुर्गों का तो आपको पता चला श्रेणी, लेकिन तुम्हारे परिणाम देखेंगे ना कि एक एक से ऐसे मत सोचना कि तुम जयकारे बहुत मार रहे हो ना। आवाज से पता लग जाता है जब तुम ओटी लाते हो ना कि तुम चित्तौड़ बोल रहे हो, एरण बोल रहे हो, या पारिक बोल रहे हो। और कई तो ऐसे शांति बैठे हैं। शांत बैठे रहने वालों कोई कलेश है क्या तुम लोगों को? अरे तो पहली बार आए तो पहले हम कलेश में रहेगा आदमी। पहली बार आओ तो वो पहली बार वो कहते हैं दुल्हन की विदाई होती तो रोते हुए आती है रे, वो तुम्हारा वो सिस्टम है क्या? है? पहले तुम संकेत देते हो कि हाँ भाई आज हमारा पहला दिन है, तो ऐसे रहेंगे। एक और आया था जिसने माइंड में बिठा के आया यार आज तो अपना पहला दिन है, कुछ समझ आएगा नहीं चाहे कुछ ही हो जाए, तो वो तुम्हारा सेटल हो तो अलग बात है। एक आया था कहाँ बूंदी, आज आया नहीं। वो तो कहते हैं आज तो पहला दिन है। अरे मैं पहला दिन टॉपिक ही पहला पढ़ा रहा हूँ, पहला दिन क्या करेगा? तो आज तो उसका माइंड सेट तक मेरे को कुछ समझ आना नहीं। देखो, दुर्ग पढ़ रहे हैं, दुर्गों के बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया? मनु के द्वारा। किस में बताया? मनु स्मृति, जो कि कानूनों की कैसी है, पहली पुस्तक। वो मनु स्मृति में दुर्ग बताए कितने प्रकार? 6 प्रकार के। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? कौन सा? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग, क्योंकि जल दुर्ग कोई कहते हैं, ओदक दुर्ग एक। दूसरा आता है कौटिल्य। दुर्गों के कितने प्रकार? चारों में पहली श्रेणी कौन सी है? गिरी। दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसने बताया कि ओदक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, दानवन दुर्ग और वन दुर्ग। सर्वश्रेष्ठ कहता है कि मेरी नजरों में तो गिरी है। उसके बाद शुक्र आता है, वो कहते हैं कि 9 प्रकार होते हैं, 9 प्रकारों में मेरी नजरों में सबसे अच्छा जो दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग। और राजस्थान में 9 प्रकारों में से सहाय श्रेणी कोई होती ही नहीं है, सैन्य सभी आते हैं। अभी ना ये पारित दुर्ग आता है। पारित दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पूछता है। एक तो पारित दुर्ग होते कौन से? कौन से? जिसके चारों ओर परिधि हो। और पारिक दुर्ग कौन से होंगे? जिनके चारों ओर खाई हो। राजस्थान में 2 ही ऐसे दुर्ग हैं जिनके चारों ओर खाई है, एक तो भरतपुर का और एक डीग का। कौन कौन से? भरतपुर और डीग। डीग भरतपुर ध्यान रखना आप तो कि लोहागढ़ का किला और डीग का किला 2 दुर्ग हैं जो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। है भाई? क्या? किसका? थूण? ये थूण कहाँ आ गो? अरे भाया, एक बात बताऊं, मेरा गांव में भी एक किलो है, वो इतिहासकार कोई सो पैदा हुए हो ना, बता दे कौन सी श्रेणी में आए। बना होगा ना, वो तो जागीरी किले, छोटे मोटे किले थे। देखो जब, वैसे तो मैं आपको बताऊं ना, एक जिले में ना मिनिमम 50 60 दुर्ग बने हुए हैं, छोटे मोटे तो। उनका हर दुर्ग को अपन जा जाके देखें, क्योंकि मैं भी तुमको बताऊं ना, मैं वैसे ना प्रभु का अवतार नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह सामान्य आदमी हूँ, किताबें पढ़ी हुई हैं। यहाँ आने वाले सभी टीचर शायद मेरे को ऐसा लगता है कोई कहीं भी पढ़ाता है तो किताबें पढ़ के पढ़ाता है।
कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे उसने। तो जो जानकारी ऑथेंटिक किताबों के अंदर दी है ना इतिहासकारों ने, वही आपको दे सकते हैं। अभी तो ये कहना कि कोई इतिहासकार, तो फिर तो मैं बताऊं 10-20 किलो के नाम, दिन भर ढूंढो ना कहीं मिले तो 2 साल टाइम और देता हूँ, 2 साल में ढूंढ लो। जिनका कोई इतिहास ही नहीं है, कहाँ से दोगे लाके? तो अपन तो वही बता सकते हैं ना कि जिनका कोई इतिहास हो। एक, दो दुर्ग है, एक तो डीग का किला है ना, और दूसरा लोहागढ़ का किला। पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा पारिद, जिसके चारों ओर परिधि हो। कुंभलगढ़ का किला है, चित्तौड़ का किला है, सोनारगढ़ का किला भी इसी श्रेणी में आता है। और कोटा उसके भी डबल है उसमें, तो ध्यान रखना। वैसे अपने से जब एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल में अपने को दो ध्यान रखने, चित्तौड़ का किला आता है, कुंभलगढ़ का किला आता है, जो पारित दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इधर से दानवन दुर्ग है, मरुस्थलीय दुर्ग, इसमें जैसलमेर का सोनारगढ़ आता है, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है इसका। दूसरा जूनागढ़ आता है इसी में। तीसरा नागौर का किला आता है इसी के अंदर, मरुस्थलीय दुर्गों में। और फिर भी अगर ये भी नहीं मिले, गलती से भटनेर मिले, तो भटनेर भी इसी में आता है। इसके बाद आते हैं ना ये उदक या जलदुर्ग। 3 दुर्ग है राजस्थान में। उदक या जलदुर्ग के 3 ही एग्जाम्पल है राजस्थान में। एक तो गागरोन का किला है, शेरगढ़ का किला है, और एक आपके भैंसरोडगढ़ का किला है। अभी नदियों में कौन कौन सी में, ये आपको उसी टाइम बताएंगे जब अपन दुर्गों के बारे में बात करेंगे। इधर से गिरी दुर्ग, लगभग दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं आपके। वन दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल पूछे ना इसका। वैसे गिरी का भी पूछ लेना सर्वश्रेष्ठ, तो बताना है चित्तौड़ है, रणथंबोर है, सिवाना है। ये गिरी दुर्ग के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इधर से पूछे कि भाई वन दुर्ग है, तो वन दुर्गों के श्रेष्ठ उदाहरण रणथंबोर का किला, सिवाना का किला और कुंभलगढ़ का किला। 3 दुर्ग है, रणथंबोर, सिवाना और कुंभलगढ़, जो आपके इस वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और एरण जिसके रास्ते कंटीले और पथरीले, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है रणथंबोर का किला। रणथंबोर का जो किला है वो देखो गिरी दुर्ग में भी आता है, वन दुर्ग में भी आता है, और एरण दुर्ग में भी आता है। तो रणथंबोर का किला एरण दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। एरण दुर्ग कहते हैं जिनके रास्ते कंटीले और पथरीले हों आपके। अब यहाँ तक बताओ रे कोई समस्या? देखो ये एरण दुर्ग रहा। एरण दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर घने वनों और कांटेदार झाड़ियां हो, तो रास्ते कंटीले हो गए, पत्थर भी ऐसे ही मिलेंगे वहाँ। तो रास्ते कंटीले और पथरीले हो। रणथंबोर का दुर्ग इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। वन दुर्ग जिसके चारों ओर घने वन हो, रणथंबोर है। दूसरा सिवाना, और सिवाना के अलावा ना कुंभलगढ़, इसका एग्जाम्पल। गिरी दुर्ग जो पहाड़ी पे स्थित हो, रणथंबोर चित्तौड़ हो गया, सिवाना हो गया। इधर से जल दुर्ग है, उदक दुर्ग है, गागरोन का किला है, भैंसरोडगढ़ का है, और शेरगढ़ 12 के अंदर है। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, झालावाड़। साय दुर्ग ऐसे दुर्ग जिसमें साथ देने वाले बंधु हो ना। राजस्थान में कोई साथ देने वाले बंधु थे ही नहीं। हाँ, होते तो क्या अकबर थोड़ी आ जाता इधर? चलते क्या? यहाँ तो ऐसे थे ना कि खपच्ची साथ में रखते थे, जैसे मुंह घूमा ना कि लगा दिया। ऐसे लोग ज्यादा रहे थे। अब इतिहास पढ़ोगे उसमें पता लगेगा। इधर से सैन्य सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, और सभी दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो आपके, भरतपुर का किला, डीग का किला। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर आपके परिधि हो, इस परिधि के अंदर चित्तौड़ का किला है। दूसरा कुंभलगढ़ कर, तीसरा श्रेष्ठ पूछे ना तो वो आपके एक कह दोगे सिवाना। सिवाना से ज्यादा भी अच्छा तो वैसे सोनारगढ़ आ जाता है इससे भी पहले। ये आपके पारिद और पारिक दुर्ग, यानी कि दुर्गों की 9 श्रेणियां हो गई कंप्लीट। श्रेणियों में किसी का कोई डाउट रहा, अब तुमको प्रश्न पूछना है तो पूछ लो आराम से। यहाँ किसी का कोई डाउट बनता है ना तो प्रश्न पूछ लो आराम से। मैं पूछूं ना तो आंसर तसल्ली से देना, ना इधर उधर की फेंकनी नहीं है आप लोगों को। है क्या किसी को कोई समस्या? नहीं है? एक देखो, अपने से दुर्ग पढ़ते हैं, तो राजस्थान का ना दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पूछे कि कौन सा है देश में, तो तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान। तीसरा सबसे ज्यादा दुर्गों वाला राज्य कोई वो है तो राजस्थान है। सबसे ज्यादा जो दुर्ग है ना भारत में, वो महाराष्ट्र में। सर्वाधिक दुर्ग है महाराष्ट्र के अंदर। और दूसरा सबसे ज्यादा दुर्गों वाला राज्य है तो कोई एमपी। और तीसरे नंबर पर आता है तो राजस्थान। अब दुर्ग देखो भैया, ये तो फालतू की बात हो जाए कि दुर्ग होते कितने हैं, कितने हैं, गिनती तुम्हें करी कौन? और गिनती करके कई विद्वानों ने किताबों में अगर लिख रखा है, तो उन विद्वानों को अपन और भी बता सकते हैं कि ये दुर्ग इतने नहीं, बहुत सारे हैं, छोटे मोटे दुर्ग बहुत हैं। लेकिन इतिहासकार जैसे अपन पढ़ने वाली चीजें क्या होती हैं, इतिहासकार श्यामल दास कहता है, यदि कोई इतिहासकार कहता है इस चीज को ऑथेंटिक, भाई इतने दुर्ग होते, तो अपन मानते इतने ही होते हैं। वो दुर्ग एक श्यामल दास है, वो तो इतना बता के गया है कि भाई मेवाड़ के अंदर ना कुल 84 दुर्ग थे।
वहां अपन मान सकते भाई मेवाड़ में 84 होंगे। जब मेवाड़ में 84 है तो अब तुम लगा लो कि 300 ही दुर्ग होंगे क्या, 250 ही होंगे क्या? लोग कहते हैं भाई 240 होंगे, 270 होंगे, 300 दुर्ग होंगे। अरे भाई वो अकेला मेवाड़ में 84 बता गो। वो 84 जो दुर्ग है ना, वो बता के गया, तो उसको तो अपन मान सकते हैं कि भाई कुंभा उसमें से कहता है कि 32 दुर्गों का निर्माण करवाता है 84 में से। और कुंभा ने सबसे ज्यादा दुर्ग बनवाए। दुर्ग ही क्या ना, सबसे ज्यादा दुर्ग, महल, मंदिर, इन सब का निर्माण, अगर विकास सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का हुआ ना कहीं, वो कुंभा के शासनकाल में हुआ। मेवाड़ का एक राजा आया था राणा कुंभा। राणा कुंभा के शासनकाल में सबसे ज्यादा स्थापत्य का विकास हुआ। इसके कारण तो स्थापत्य का जनक कहते हैं कुंभा को राजस्थान में। पहला दिमाग में ये पटक के रखो, चाहे तुमसे चित्रकला पूछ लेना और चाहे स्थापत्य कला पूछे, तो चित्रकला और स्थापत्य कला दोनों का ही जनक किसे कहा जाता है? कुंभा को कहते हैं। ठीक है। कुंभा के बारे में कहता है एक कवि श्यामल दास, जो कि वीर विनोद ग्रंथ लिखता है। वीर विनोद एक ग्रंथ का नाम है जिसके रचयिता श्यामल दास है। और वीर विनोद वो ग्रंथ है ना जो मेवाड़ इतिहास के ना प्रमाणिक स्रोत देता है। श्यामल दास है, इस श्यामल दास को कहते हैं कवि राजा। और इसको ना कवि राजा की जो उपाधि दी गई थी ना, वो सज्जन सिंह के द्वारा। महाराणा सज्जन सिंह आए थे, मेवाड़ के शासक बने थे सज्जन सिंह, जिन्होंने महेंद्र राज सभा का गठन किया। न्यायिक एक संस्था थी, वो महेंद्र राज सभा का गठन भी यही करते हैं ना। ये सज्जन सिंह इनको कवि राजा की उपाधि देते हैं, जबकि अंग्रेज इनको ना केसर हिंद की उपाधि देते हैं। महामहोपाध्याय की उपाधि भी अंग्रेजों के द्वारा श्यामल दास को दी गई थी। और इधर से केसरिया हिंद की उपाधि भी श्यामल दास को अंग्रेजों के द्वारा दी गई। और मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह थे जिन्होंने कवि राजा की उपाधि दी। दो राजाओं के समकालीन थे, एक शंभू सिंह और एक सज्जन सिंह। शंभू सिंह और सज्जन सिंह दोनों के दरबारी कवि रहे थे श्यामल दास। और श्यामल दास का असिस्टेंट लगाया गया था उस समय इस सज्जन सिंह के द्वारा गौरीशंकर ओझा, जिसको कहते हैं GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये गौरीशंकर ओझा ना सिरोही के रहने वाले थे। और सिरोही में भी कोई गांव पड़ता है ना, रोहिडा, उस रोहिडा गांव सिरोही के रहने वाले थे। कहते हैं कि सज्जन सिंह के द्वारा इस श्यामल दास का असिस्टेंट नियुक्त किया गया था इसको। ये राजस्थान में आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक कहलाता है। राजस्थान इतिहास का जो जनक है कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड है राजस्थान इतिहास का जनक, या राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं कर्नल टोड को, घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जानते हैं। जबकि आधुनिक राजस्थान इतिहास के जनक है ना गौरीशंकर ओझा है। और गौरीशंकर ओझा है, इसको आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक इसलिए कहते हैं कि हमारे जब राजस्थान का इतिहास अपन पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई इतिहास लिखने वाला सबसे पहले वो नैणसी, जिसने क्रमबद्ध तरीके से लिखना शुरू किया। और नैणसी ने एक ग्रंथ लिखा था नैणसीरी ख्यात। उस नैणसीरी ख्यात में, नैणसी कहते हैं इस चीज को, मतलब नैणसीरी ख्यात जो है ना नैणसी का, वो कहता क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी कहने पर आए तो नैणसी की सुनेंगे फिर। नैणसी का, नैणसीरी ख्यात राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसने लिखना शुरू किया था। लेकिन राजस्थान के इतिहास पर सबसे ज्यादा जो लिखा था ना, वो कर्नल टोड ने लिखा। सबसे ज्यादा लिखा इस कारण से कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास का जनक या राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का जनक जैसे हम पढ़ते हैं हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरी का पुस्तक लिखी थी, विश्व के इतिहास का जनक या इतिहास का जनक कहते हैं। भारत के इतिहास का जनक भगवत गीता की रचना करता है वेद व्यास, वो भारतीय इतिहास के जनक है। और राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड ने ना दो पुस्तक लिखी थी, जिनमें से एक के दो भाग थे। अपन उनको तीन करके पढ़ लेते हैं याद करने के लिए। उन तीनों पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में लिख के गया कर्नल टोड। उस कर्नल टोड की पुस्तकों का अनुवाद किया ना इस गौरीशंकर ओझा ने। उसकी पुस्तकों का अनुवाद करने के कारण इसको आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। और इसी को असिस्टेंट लगाया श्यामल दास का, जो कि शंभू सिंह और सज्जन सिंह का दरबारी कवि था। सज्जन सिंह ने इसको कवि राजा की उपाधि दी, कवि राजा के नाम से इसको जानते हैं। श्यामल दास कहता है इस वीर विनोद ग्रंथ के अंदर कि मेवाड़ में ना कुल 84 दुर्ग बने हुए हैं, और 84 में ना 32 दुर्गों का निर्माण करवाया ना, वो 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। कुंभा को इसी कारण से ना राजस्थानी स्थापत्य का जनक कहते हैं। भाई वो राजस्थान में आधुनिक राजस्थान इतिहास को जनक कौन सा है? ये टोपी से पीछे आधुनिक राजस्थान इतिहास को जनक कौन सा है? या नाक तेरी सीधी है, टेढ़ी वेढ़ी ना हो, टेंशन मत ले। समझ रहे बात? तो कहाँ को रेवाड़ो है? नीम का थाना, अजमेर। तो सुन मेरी बात,
भाई तो पढ़ रहे यार, पढ़ोगे तकलीफ तो कौन, तेरा जीवन ठीक चल रहा है, कोई आंतरिक उथल पुथल तो नहीं है, तो फिर उधर क्या देख रहा है तू, मैं पढ़ा तो इधर रहा हूँ है, इधर ध्यान देगा ना तो समझ आएगी बात। अब तेरा ध्यान कहीं तो तुम में से पता ही नहीं क्यों। आजकल फिक्स बात है, हर घर में राणा सांगा पैदा हो रहे हैं, हर घर में सपनों के राजकुमार आ रहे हैं। सपने तो ऐसे लेते हैं ना, पानी की तरह पीते हैं, जैसे पानी पीते हैं जैसे सपने चाहिए ना सेकंडों में कि अभी ये काम हो जाए। वैसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सपने जरूर लेने। तो सपने बाद में लेना, पहले पढ़ ही लो ना आप लोग। थोड़ा सा पढ़। आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक कहते गौरीशंकर ओझा को। कवि राजा की उपाधि श्यामल दास को दी गई। श्यामल दास कहता है कि 84 प्रकार के दुर्ग हैं मेवाड़ के अंदर, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। इसलिए कुंभा को आदो ये कह दो आपके स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। और स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं, चित्रकला का जनक भी कुंभा को ही कहते हैं। स्थापत्य कला में अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं दुर्ग। दुर्गों की अपन ने थोड़ी सी जानकारी ली है ना कि भाई हमारे राजस्थान में दुर्ग, अपन दुर्ग तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो भी राजस्थान के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में पूछता है कि भाई दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो तीसरा। पहला किसका है, महाराष्ट्र का, दूसरा एमपी का है, और तीसरा राजस्थान का है। अभी जब दुर्गों की वैसे बात करें ना सामान्यतः अपने कि भाई दुर्गों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और शुक्र नीति, तीन है। मनुस्मृति मनु ने दी, मनुस्मृति के रचयिता मनु थे। मनु के अनुसार जो दुर्ग होते हैं वो कितने, 6 प्रकार के होते हैं। और सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, कौन सा, जल दुर्ग। और पूछे कि कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, और इसके चारों में से पहला प्रकार कौन सा है, गिरी, दूसरा ओदक, तीसरा, चौथा वन और दानवन। 4 श्रेणियां बताई। सर्वश्रेष्ठ ये गिरी को मानता है। और शुक्र नीति में कितनी श्रेणियां, 9 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी, सैन्य। और एक सामान्य पूछे कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी, गिरी दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन एक आता है ना दुर्ग, अपने से पूछे एरण दुर्ग किसे कहते हैं, जिसके रास्ते कंटीले और पथरीले वो कैसे कहलाते हैं, एरण दुर्ग। और जो वनों से घिरे हुए हों वन दुर्ग, और जो पहाड़ियों पे स्थित हो गिरि दुर्ग। तो एरण दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, कौन सा, रणथंबोर का किला। और वन दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रणथंबोर के बाद, सिवाना के बाद कुंभलगढ़। 3 ध्यान रख लो, रणथंबोर, सिवाना और कुंभलगढ़ 3 दुर्ग हैं जो कि वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और गिरि दुर्ग के भी श्रेष्ठ उदाहरण ये ध्यान रख लो, रणथंबोर है, चित्तौड़ है, सिवाना है। रणथंबोर, चित्तौड़ और सिवाना ये गिरि दुर्ग, पहाड़ी दुर्गों के उदाहरण है आपके। एक आते हैं ना कि उदक दुर्ग या जल दुर्ग, जो 2 या 3 ओर से जल से गिरे हों। और हमारे यहाँ पूछेगा कि उदक या जल दुर्ग का एग्जाम्पल कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ गागरोन, दूसरा, तीसरा शेरगढ़। 3 दुर्ग हैं जो किसके उदाहरण है, जल दुर्ग के। कौन कौन से हैं, तो भैया एक बात बताऊं और सुनो मेरी बात, ये जो बोल रहे हैं ना ये तोता पिछला लग रहा है। हम जो नया आया हूं इनको तोतो बनो तुम, तोता। आमिर खुसरो सुनोगे, आमिर खुसरो, आमिर खुसरो बन जाओ तुम। वो तोता है, हिंद कहते हैं, भारत का तोता कहते हैं उसको, तोते की तरह बोलता था वो। तो ना जब तक तुम बोलोगे नहीं ना तो पार पढ़नी नहीं है आप लोगों की। बोलने से चीजें याद होती हैं। कई तो ऐसे ही देख रहे हैं ऐसे। मेरा भैया मैं दे कमजोर आदमी स्कैन करवा की तो आवश्यकता है फोन, समझ रहे हो ना। बोलते रहो तो देखो कोई दिक्कत नहीं, पर देखने देखने तो तुम तो स्कैनर ऑन कर रखे हैं, मास्टर की हड्डियां तक गड़ानी आज छोड़ना ही नहीं है। तो ऐसा काम तो करना नहीं है ना, बोलो साथ साथ। आज समझ नहीं आ रहा ना तो फिर बताओ कि भाई समझ नहीं आया, दूसरा कोई तरीका देखेंगे। अगर समझ नहीं आया तो तसल्ली से बताओ, नहीं तो बोलते रहो साथ साथ, बैठे नहीं रहे कोई भी, है ना। इनमें से एक आता है कि पारिक दुर्ग कौन से होते हैं, जिसके चारों ओर खाई हो। पारिक दुर्ग के उदाहरण कौन कौन से हैं, लोहागढ़ और दीघ। पारिक दुर्ग कौन से हैं, जिनके चारों ओर परिधि हो। सर्वश्रेष्ठ कौन कौन से हैं, कुंभल और चित्तौड़, दो ही ध्यान रख लो, कुंभल और चित्तौड़ ध्यान रख लो। एक अपने को सैन्य दुर्ग, सभी जिसमें सहायता के लिए सैनिक रहते हो, ये कह दो आपके सभी दुर्ग आते हैं। और सहायक दुर्ग जिसका राजस्थान में कोई एग्जाम्पल है नहीं। राजस्थान का दुर्गों की दृष्टि से कौन सा स्थान है, कौन सा, तीसरा स्थान। और पूछे कि पहला स्थान किसका, दूसरा,
एमपी का और तीसरा राजस्थान का। एक न राजस्थान में 6 दुर्ग हैं राजस्थान के, जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अपन दुर्ग पढ़ने से पहले ना ये जैसे रहा, देखो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कितने दुर्गों को शामिल किया? 6 दुर्गों को। अभी ना 6 दुर्ग जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं, उन दुर्गों में आते हैं जैसे आमेर का किला है, रणथंबोर का किला है, चित्तौड़ का किला है, गागरोन दुर्ग है, कुंभलगढ़ का किला है और सोनारगढ़ का किला है। ये 6 किले हैं। वैसे तो चीकू, गाजर और आम बताते हैं इनको लोग। हाँ, ये 6 दुर्ग हैं। तो आप तो वो ध्यान रख लोगे भाई, नहीं तो डायरेक्ट भी याद हो जाते, कोई बड़ी चीज नहीं। कि राजस्थान के 6 दुर्ग थे जिन्हें 2013 में कब शामिल किया गया था? 2013 के भी जून 2013 में इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अपन अभी दुर्ग शुरू कर ही नहीं रहे हैं, दुर्गों की बेसिक जानकारियां ले रहे हैं बस। अभी इसके बाद जानकारी लेंगे कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर है, सबसे कम दुर्ग कहाँ पर है, दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा, पुराना कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, सर्वाधिक आक्रमण कहाँ पर हुए, कम कहाँ पर हुए। थोड़े ये इन चीज़ों की थोड़ी सी जानकारी अभी रुक के लेंगे। उससे पहले ना ये जानकारी ले लेते हैं कि भाई जून का महीना था, 2013 की बात थी, और जून में तारीख ना 21 जून 2013, 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया। तिथि थी 21 जून 2013। दुर्ग कितने शामिल किए गए? अभी ना उसको तो अपन बाद में याद करेंगे, तुम्हारे पहले दिमाग में याद तो पड़ेगी यूनेस्को क्या बीमारी है। यूनेस्को एक संस्था है। क्या है रे? संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में हुई, और इसकी स्थापना ना फ्रांस के अंदर की गई। इसका मुख्यालय फ्रांस का भी एक स्थान पड़ता है, पेरिस। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ, आपने नाम सुना होगा, उस संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है यूनेस्को। इसका कार्य है जो वो इमारतें जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अपना अच्छा महत्व रखती हो, ऐसी इमारतों को संरक्षण प्रदान करने का जो कार्य होता है वो यूनेस्को का होता है। यूनेस्को की श्रेणी में आती है, यानी कि इसमें जो ये कह दो कि इमारतें शामिल है ना, उन इमारतों के संरक्षण का कार्य है ना, वो ये संस्था करेगी आपके। बस इतना सा, स्पेशल कुछ नहीं होता इसके अंदर। यूनेस्को में जो भी चीजें शामिल होंगी ना, उनके संरक्षण, उनकी देखरेख का जो कार्य करेगा ना, वो यूनेस्को करेगा। और यूनेस्को किसके अंडर में आता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर की ये कोई संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है यूनेस्को, जिसकी स्थापना 1945 फ्रांस पेरिस, इसका भी वर्तमान में मुख्यालय पूछे कहाँ स्थित है, तो पेरिस के अंदर स्थित है। अभी इस यूनेस्को में राजस्थान के कितने स्थान है जो शामिल हैं? अपने को ध्यान रखना है कि 9 है भाई। 6 तो दुर्ग हैं। पूछ ले कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने वर्तमान में स्थल है, तो 9 स्थल हैं आपके। वैसे स्थलों की बात बताऊं ना, अपने जो इमारतें होते हैं वो क्या कहते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो विरासत शामिल है ना, वो कुल 9 है। विरासत 2 प्रकार से शामिल होती है, मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है। मूर्त जिसे हम देख सकते हैं, अमूर्त जिसे हम देख नहीं सकते। तो इसमें मूर्त भी है और अमूर्त भी है आपके। सबसे पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी विहार। ये घना पक्षी विहार था। इस घना पक्षी विहार भरतपुर को सबसे पहले शामिल किया गया। दूसरे नंबर पे शामिल किया गया ना जंतर मंतर है भाई। जंतर मंतर जयपुर वाले को शामिल किया गया था, बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा। तीसरे नंबर पे ना शामिल किया गया 6 दुर्ग, और चौथे नंबर पे ना शामिल किया गया ना वो जयपुर शहर। वैसे तो सबसे पहले ना जयपुर का परकोटा था, लेकिन बाद में ना जयपुर शहर को, देखो इसको शामिल किया गया 1985 में। 2010 में दुर्ग शामिल किया ना 2013 में, और इसको शामिल किया ना 2019 में। 20 में, 19 के अंदर तो परकोटे को किया, 20 में फिर जयपुर शहर को कर लिया था, कोई बात नहीं। बीच में एक अमूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर पूछे ना तो 2010 में ही कालबेलिया एक नृत्य, कालबेलिया नृत्य है, इस कालबेलिया नृत्य को 2010 में शामिल किया गया था। यह अमूर्त धरोहर है आपके। अपने से पूछेगा अमूर्त धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सी अमूर्त धरोहर शामिल है, तो कालबेलिया नृत्य। और कब शामिल किया गया था, तो 2010 के अंदर। अभी वर्तमान में कितने हैं? 9।
एक बार ये प्रश्न पूछा था तो उसमें 8 ऑप्शन में था, 8 से ही आंसर माना ना, तब तक तो वो जयपुर था ही नहीं आपके, इस कारण से 8 माना। अभी 9 है वर्तमान में, गिन लो चाहे अपन, एक ये हो गया, 2 हो गए, और 6 2 8, एक ये हो गया, 9 हो गए ना। अभी वर्तमान में 9 है आपके। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 9 स्थल है। 9 स्थलों में पहला आपके घना पक्षी विहार है, दूसरा जंतर मंतर, 6 किले और जयपुर शहर। ये सभी वो इमारतें हैं, यानी कि वो स्थल हैं जो कि आपके ऐतिहासिक स्थल जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं आपके। जिनमें से 6 दुर्ग हैं जिनको 21 जून 2013 को शामिल किया गया। पहला जो दुर्ग था वो आमेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला और सोनारगढ़ का किला। ये 6 किले हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की स्थापना होती है तो 1945 के अंदर, और मुख्यालय पूछे पेरिस फ्रांस में। सामान्यतः एक संस्था है जो संरक्षण प्रदान करती है उन इमारतों को जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अपना अच्छा महत्व रखती हो। आप यहाँ तक बताओ रहे, कोई समस्या है क्या तुम लोगों को? नहीं है कुछ को बिल्कुल ही भूल जाओ ना, तो चीकू, गाजर और आम को जेब में रख के रखना 24 घंटे ना, फिर निकाल लेना कि गाजर निकालोगे 3 निकल के आ जाएंगे, आम निकालोगे 2 आ जाएंगे, हैं 2 2 ही आएंगे क्या? तब से अब 2 2 2 2 तो निकलेंगे ना किले, जेब में पटक के रखना उनको, अपने निकालते रहना, देखते रहना कौन कौन सा किला कौन कौन से बन रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ तक बताओ कोई समस्या है क्या? 6 दुर्ग कंप्लीट हो गए कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। स्थान है तो स्थान पूछा जाए कौन कौन से हैं। इसमें भी एक तरह से पूछ लेगा आपके कि प्राकृतिक धरोहर कौन सी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखना, सबसे पहले प्राकृतिक धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था इसके। लोग तो थोड़े से कई तो बात ज्यादा करते हैं, तो वो सपनों के राजकुमार। ऐसे मान लो कि रणमल की मुलाकात मालदेव से हो रही है। हाँ, तुम सुधरने। और एक चीज और है, हंसते और आप लोग ऐसे हो ना, दो लकड़ बग्गे देखें, एक वो आइसर ट्रैक्टर आता है, वो ना अगर आपको दिख रहा है तो 1 किलोमीटर दूर खड़ा है ना, तो पता लग जाएगा कि वो स्टार्ट है कि नहीं है, हिलता रहता है। एक लकड़ बग्गो और वो लकड़ी को बने हुए, वैसे तो कहें एक गंडकुड़ो जैसा जानवर आवे उन्हें लकड़ बग्गो कहें। तो हाँ, जरग जिसको कहते हैं, वही लकड़ बग्गा। पर ना एक साधन और है जो हिलता है ना, दूर से देखने पर पता लग जाता है। तुम में से क्या नीचे मुंह कर लेते हैं और वो लकड़ बग्गे की तरह खटक खटक हिलते रहते हैं ऐसे। वाह, हिलने की जरूरत नहीं है ना, पता लग जाता है कौन सा हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है। तो आंख तो तुम बनाइए मत करो। दुर्ग पढ़ रहे हो, राजस्थान के कितने दुर्ग हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? हैं? 6 दुर्ग हैं। कितने? 6 दुर्ग। कब शामिल किया गया? 21 जून। ठीक है, पहला दुर्ग कौन सा है? आमेर का किला। दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? ऐसे कर रहे हैं कि जीव निकल गो, अब दम कौन रहे रे हैं। ऐसे धीरे धीरे आवाज शांत हो रही है, पता ही नहीं लग रहा लिख कहाँ रहे तुम लोग। आधो को तो ये नहीं पता ये लिख रहे। भाई चित्तौड़ का किला है, दूसरा जैसलमेर, गागरोन का किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, 6 किले थे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुल कितनी स्थल है? कितने? 9 है। पहला कौन सा है? दूसरा? जंतर मंतर कब शामिल किया? उसके बाद 2013 में कितने दुर्ग? 6 दुर्ग में से पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठा? रणथंभौर कब शामिल किए ये? 21 जून 2013। और सबसे अंत में किसे शामिल किया? जयपुर का परकोटा है, जयपुर शहर पूरा परकोटा शहर के अंदर ही आता है 2019 के अंदर। वर्तमान में कितने? 9 है। दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं? 9 श्रेणी है। कितनी है? किसके अनुसार है? और शुक्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कौन सी है? कौन सी? सैन्य। एक पूछेगी मनु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, ओदक और कौटिल्य के अनुसार गिरिदुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। और कौटिल्य के अनुसार के दुर्ग कितने प्रकार के हैं? मनु के अनुसार शुक्र नीति में 9 प्रकार है, जिनमें से एरण दुर्ग कौन से होते हैं? जो वनों से घिरे हुए हो, जिनके चारों ओर खाई हो, जिनके चारों ओर परिधि हो, जो मरुस्थल में स्थित हो। कौन से? जो 2 या 3 ओर से जल से घिरे हुए हो, और पहाड़ी पे स्थित दुर्ग, गिरि दुर्ग, और वनों में स्थित। सैनिक सहायता के लिए रहते हो और दीन बंधु रहते हो तो
जिनमें से 8 ही श्रेणियां राजस्थान के अंदर है। राजस्थान का दुर्गों की दृष्टि से कौन सा स्थान पहला किसका है, और दूसरा किसका है, और तीसरा राजस्थान। और सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की श्रेणी कौन सी है, गिरि दुर्ग है। बाकी अगली क्लास में आना, आज ही इतने।